नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी का केबीएस का इंटरव्यू लेटर आ गया है तो आपको पता ही चल गया है कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपको कहाँ जाना है और इंटरव्यूज़ आपके किस किस लोकेशन पे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कोशिश करें कि आप सभी 1 या 2 दिन पहले ही अपने इंटरव्यू लोकेशन पे पहुँच जाएं, वहाँ देखें और रूम ले लें, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, एक वेल ड्रेस्ड होके जाएं। एक ड्रेस के ऊपर भी मैं बता दूंगा कैसे ड्रेस मेंटेन करना है, सब कुछ मेंटेन करना है। ठीक है। अब हम अपनी एक सीरीज जो हमने आपको बताया था, मैं केवी के बारे में कुछ बताऊंगा, तो आपके मैं केवी की कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, जिनमें से आपका पहला तो यही है कि केवी के इंटरव्यू को आपको देना क्या है, कैसे बोलना है, क्या सारी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको थंबनेल से ही समझ में आया होगा, ठीक है, कि इंटरव्यू के मंत्र 60 में से 60 लाने के इंटरव्यू के मंत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें से भैया आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझे, हम केवी के बारे में जाने, कहने का मतलब आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम जब आप देखेंगे तो आप जैसे ही साइट देखेंगे, आप केवी की साइट को खोलेंगे तो केवी की साइट में ऊपर फ्रंट पे इस तरह से लिख के आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। फुल फॉर्म ऑफ केवीएस इज केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब आप देखेंगे कि लोगो जो आप देख रहे हैं, केवी का लोगो, आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि केवी का लोगो में ऐसा क्या है, क्योंकि वो आपसे थोड़ी सी ये अवेयरनेस जानने की कोशिश करेंगे। आप जिस संगठन में जाना चाहते हैं, क्या उस संगठन के बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोगो है वो लोगो कैसा है केवी का। तो देखेंगे, आप बताएंगे केवी के लोगो में राइजिंग सन है, ठीक है, ट्राई कलर में एक ये लग रहा है कि बर्ड फ्लाई हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ओपन बुक है। ठीक। केवी का हमारा जो टैगलाइन है, मोटो बोलते हैं, वो क्या है? तत्त्वम पूषणम अपावर्णुम। तत्त्वम पूषणम अपावर्णुम। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लें। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। अब आपसे ध्यान रखना कि आपको ये तो आपका केवी का हो गया, आपको सीबीएसई का भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोटो फॉर सीबीएसई एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीईआरटी। इन दोनों का भी आप देख के जाएं कि सीबीएसई का क्या है, एनसीईआरटी का क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं कि कमिश्नर कौन है, हु इज कमिश्नर। कमिश्नर हैं आपकी कौन? निधि पांडे। कमिश्नर कौन है? निधि पांडे। तो इनके चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे भैया चेयरमैन कौन है, आप बताएंगे। चेयरमैन हमारे प्रेजेंट में जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वही इनके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं हु इज द चेयरमैन ऑफ केबी। ठीक है, एंड हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक। उसके बाद टोटल केवी के स्कूल्स कितने हैं? आपके केवी के जो स्कूल हैं वो हैं 1252। आप केवी की साइट पे जाके देखेंगे, वहां पर यही लिखा है 1252, जिनमें से 3 कहाँ हैं? एब्रॉड में हैं। एब्रॉड यानी कि विदेश में है। और ये 3 कहाँ कहाँ विदेश में हैं? एक तो आपके कहाँ, आपके मॉस्को में है, ठीक है, दूसरा आपका तेहरान में है और तीसरा आपका काठमांडू में है। ठीक। उसके बाद अब बात करें कि ये स्टेबल कब हुआ, तो आप बताएंगे कि केबी जो स्टेबल हुआ वो 15 दिसंबर 1963 में हुआ। यहाँ तक मैं जानता हूँ आपको इतनी जानकारी संभव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे चलें, आगे बात करते हैं, वो बात करते हैं आपकी केवी वर्क कैसे करता है। तो केवी का क्या है? एक हेडक्वार्टर होता है। व्हाट इज दिस? केवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर भैया? न्यू दिल्ली में केवी का हेडक्वार्टर है। केवी कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 25 रीजन्स में डिवाइडेड है। केवी कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 25 रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है। केवी में कितने जाइट्स हैं? दैट इज मीन 5 जाइट्स हैं। जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड ट्रेनिंग। तो आपके केवी में 5 जाइट्स हैं। कहने का मतलब इन 5 जाइट्स में टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि केवी जो है, केवी स्कूल जो हैं आपके, दीज आर द एजुकेशनल लैब्स। जब भी कोई नई पॉलिसी आएगी तो सबसे पहले कहाँ पर वो अप्लाई होगी? केवी स्कूल्स में अप्लाई होगी। वहाँ पर इन पर वर्क किया जाता है। वर्क करने के लिए न्यू दिल्ली से कहाँ पहुँचेंगी? पहले पहुँचेंगी जाइट्स पे।
जाइट्स पे उन पॉलिसीज़ की ट्रेनिंग होगी, उन टीचर्स को ट्रेन करके कहाँ भेजा जाएगा, रीजन पे भेजा जाएगा, और रीजन से बाकी के सारी के भी स्कूल्स में। तो आप याद रखेंगे आपके 5 जाइट्स कौन से हैं, GMB MC, G फॉर ग्वालियर, M फॉर मुंबई, B फॉर भुवनेश्वर, एंड M फॉर मैसूर, एंड C फॉर चंडीगढ़। ये आपके 5 जाइट्स हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो आपका केवी है वो 3D फॉर्मूले पे वर्क करता है। केवी 3D फॉर्मूले के लिए स्ट्रिक्ट है, 3D फॉर्मूला, ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड ड्रेस। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ केवी? केवी हैव 3D फॉर्मूला बेस्ड ऑन अ 3D फॉर्मूला। ठीक है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय 3D फॉर्मूला? 3D फॉर्मूला इज ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड ड्रेस। आप बोल सकते हैं केवी में क्यों जाना चाहते हैं 3D फॉर्मूला, मतलब आप ऐसी चीज़ों को बोलें जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं आपका केवी से और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उनमें से आपके एक आता है NEP 2020, मतलब ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। केवी का वो सारी चीज़ें तो हो ही गई। अब इसके बाद हम आते हैं NEP 2020 पे। केवी इसके बाद कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बहुत अच्छे से पता है भैया, सबने पढ़ रखा है कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका जो स्ट्रक्चर था दैट इज़ 10+2 वाला स्ट्रक्चर था, उसको चेंज करके किसमें तोड़ दिया गया है, 5+3+3+4। अब इसमें से जो 5 नंबर है दैट इज नोन एज फाउंडेशनल स्टेज, और ये फाउंडेशनल स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज बाल वाटिका, अनदर वन इज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। अगर आप देखेंगे तो बाल वाटिका जो है वो आपकी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, और उसके बाद 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। नेक्स्ट थर्ड वन इज 3 दैट इज प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज है 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। कहाँ, किस किस क्लास के बच्चों के लिए, 3 से 5 साल की क्लास के। अनदर वन इज 3 दैट इज मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल के बालक, और किस क्लास के होंगे, 5 से 8 के। अनदर वन इज 4 दैट इज सीनियर सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 वर्ष के, 9 से 12 तक के बच्चों में। और इसमें याद रखना कि क्लास 6 से ही आपको वोकेशनल कोर्सेज को ऐड कर दिया गया है। आपसे पूछा जाए वोकेशनल कोर्सेज के क्या नाम कब से ऐड किया, तो वोकेशनल कोर्सेज क्लास 6 से ऐड किए गए हैं। कोडिंग की शुरुआत हमारी की गई है क्लास 6 से ऐड की गई है, क्योंकि देखिए चाइना में क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब वहाँ पर कोडिंग वगैरह सिखा दी जाती है, इसलिए बताते हैं ना कि उनमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांसमेंट है। लेकिन इंडिया भी कई सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में एडवांस है, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसी चीज़ें आप इंटरव्यू में नहीं भूलेंगे कि किसी और देश को कंपेयर, कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब इंटरव्यू में आप किसी भी एस्पेक्ट में नेगेटिव ना रहें। ठीक है, चीज़ों को कंपेयर ना करें। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आगे हम बात करते हैं। हम दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कीम आती है हमारी, वो आती है निपुण स्कीम। निपुण क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड न्यूमेरेसी। दैट इज मीन, अब इसका सपना क्या है, कहने का मतलब एम क्या है, निपुण भारत का सपना। ठीक है, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे सीखें पढ़ना और गढ़ना। कहने का मतलब यहीं से समझें, सब बच्चे सीखें पढ़ना और गढ़ना। तो इसमें जो है वो क्या है कि निपुण का मतलब क्या है, निपुण है जो वो 3 से 9 साल के बच्चों के लिए एक स्कीम है, जिसमें बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का टारगेट पूरा करवाना है। इसका टारगेट अचीव करने का टाइम रखा गया, पहले टाइम रखा गया था 25-26, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा 26-27 में बढ़ा दिया गया है। केवी की आप साइट पे देख सकते हैं, उसमें अनाउंसमेंट और नोटिस के उसमें दिया गया है, और वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में देखें कुछ ग्रेड्स में डिवाइड है। मैंने बताया था ना कि क्या है, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे सीखें पढ़ना और गढ़ना। अब पढ़ना और गढ़ना किस तरह सीखेंगे, आपको पता है भैया कि 3 से 9 साल तक के बच्चे, जिनमें से 3 से 6 साल तक के बच्चे बाल वाटिका में, 6 से 8 तक के बच्चे क्लास 1 एंड 2 में, और 9 साल का बच्चा क्लास 3 में आएगा। जिनमें से जब बच्चा बाल वाटिका में होगा, दैट इज मीन आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के लिए भी आप एक चीज़ याद रखें, आंगनबाड़ी के लिए भी आपके NEP 2020 में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। यदि
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, यदि वो उनकी मतलब क्वालिफिकेशन 10 और 12 है तो उन्हें 6 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है, जिनमें से कि वो सीखेंगे कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए या पढ़ना या गढ़ना किस तरह सिखाई जाए। और यदि वो 10 से कम है यानी उनकी योग्यता, कहने का मतलब उन्होंने 10 से कम कोई क्लास की है, इनकी योग्यता 10 से कम है, तो उनके लिए 1 साल का कोर्स किया गया है। इस चीज़ को याद रखें कि आंगनवाड़ी के लिए क्या नए प्रावधान किए गए हैं एनईपी 2020 में। नेक्स्ट हम बात करें फिर बाल वाटिका। आंगनवाड़ी जिसे मतलब हम लोग देखते हैं आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना, बाल वाटिका में पढ़ाना, इसका क्या था कि 2 से 3 अल्फ़ाबेट को कम से कम बच्चा सीख जाए। 2 से 3 वर्ड्स के अल्फ़ाबेट, मतलब 2 से 3 अल्फ़ाबेट के सिंपल वर्ड्स को सीख जाए, जैसे कल, चल, इस तरह के वर्ड्स को सीख जाए। और उसी के साथ साथ वो क्या करे, ठीक है, बेसिक 1 से लेके 9 तक की अंकों को, ठीक है, जान ले। 1 से 9 तक की, 0 से 9 तक के अंकों को जान ले। यही उनके लिए एक मेन टारगेट था। यानी कि जो बाल वाटिका में जो हम लोग छोटे छोटे बच्चे लिखे जाते हैं ना, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो बच्चा क्या करे, कल, चल, इस प्रकार के वर्ड पढ़ना सीख ले। और उसके साथ साथ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सीख ले। और उसके साथ साथ थोड़ा सा टारगेट ये भी रखा गया था कि ये शेप्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख ले। ज़्यादा नहीं, रिकॉग्नाइज करने का मतलब ऑब्जेक्टिव शेप को पहचानना सीख ले। ऐसा नहीं कि ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये नहीं, पहचानना सीख ले कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा है। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है, वो हमारा आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या बताया गया है बच्चा, ग्रेड 1 में बताया गया है कि कितने वर्ड्स 4 to 5 यानी कि 4 से 5 शब्दों के वर्ड जो हैं उनको सीख ले। ठीक है, वर्ड्स यानी कि 4 से 5 शब्दों के स्मॉल सेंटेंसेस भी सीख ले, वो बनाना सीख ले, पढ़ना सीख ले। और 99 तक की, 99 तक के नंबर्स को भी वो जान ले। और साथ ही साथ परफॉर्म कर ले सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट फिर बच्चा कहाँ आएगा, हमने देखो यहाँ तक अभी 3 से 6 साल बाल वाटिका कंप्लीट कर लिए। 6 से 8 साल में, 6 साल में आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे आ गए हैं। ग्रेड 1 कंप्लीट कर लिया, आप ग्रेड 2 पे आते हैं। जब बच्चा ग्रेड 2 में आता है तो बच्चे को क्या आना चाहिए कि कम से कम मीनिंगफुल 45 से 60 वर्ड्स को बोलना सीख जाए। कहने का मतलब 45 से 60 वर्ड्स पर मिनट बोलना सीख जाए। नेक्स्ट क्या करे, 9 इतने लेटर्स को वो बनाना भी सीख ले और पढ़ना भी सीख ले। कहने का मतलब जैसे कि उससे 222 बोला जाए तो वो लिख ले, या 3034 बोला जाए तो वो लिख ले और सीख ले इन सब चीज़ों को। और साथ ही साथ अभी यहाँ पर केवल एडिशन और नॉर्मल सबट्रैक्शन, कहने का मतलब नॉर्मल सबट्रैक्शन आपने देखा क्लास फर्स्ट में जो होगा एडिशन वो केवल सिंगल डिजिट का होता है स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही नॉर्मल सिंपल जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन है क्लास ग्रेड 2 में वो सीख ले, यानी कि 2 डिजिट का वो सब्सट्रैक्शन सीख ले। नेक्स्ट अब आते हैं हम ग्रेड 3 के ऊपर। एफएलएन ग्रेड 3 पे बात करता है। ग्रेड 3 के ऊपर आते हैं तो ग्रेड 3 में क्या कहा गया है कि रीड द मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड पर मिनट। भैया 60 वर्ड पर मिनट, ठीक है, इतने वर्ड्स को वो बोलना सीख जाए। और न्यूमरेसी में कितना, 9999, यहाँ तक के वो लेटर को पढ़ना, रीड एंड राइट करना भी सीख जाए। और सिंपल छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन को भी करना सीख जाए। ये था हमारा एफएलएन का टारगेट। फिर से समझना एफएलएन का टारगेट क्या था। एफएलएन बाल वाटिका ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 का है, जिसमें बाल वाटिका में, ठीक है, 2 या 3 वर्ड 9 अंकों तक की संख्याएं। ग्रेड 1 में हमारा है उससे ज़्यादा, कहने का मतलब 4 से 5 वर्ड, ठीक है, 4 से 5 वर्ड्स का सेंटेंस या कुछ भी बनाए। और 99 तक की संख्याएं प्लस उनका एडिशन करना और छोटा मोटा सब्सट्रैक्शन करना। उसके बाद अगला जो आ जाता है दैट इज ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में 45 to 60 वर्ड। और उसके बाद, ठीक है, 999 तक की क्या हो जाए आपका, 999 तक का वो नंबर्स को रीड एंड राइट करना सीख ले। एंड उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी सीख जाए। नेक्स्ट अगला है ग्रेड 3, जिसमें कि 9999 यानी कि 4 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख ले। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाए। ये था हमारा एफएलएन का टारगेट जो हमें अचीव करना है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एफएलएन के बाद
एनसीएफ के बारे में देखो, एनसीएफ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं, बहुत लंबी चर्चा है। एनसीएफ क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही एनसीएफ दिया जाता है। तो एनसीएफ 1975, टोटल एनसीएफ हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 है, जो अभी जिस पे वर्क चल रहा है, 6 वाले पे वर्क चल रहा है। पहला एनसीएफ है 1975, सिंपल है, चाइल्ड सेंटर्ड और रियल लाइफ से जोड़ के, आर्ट से जोड़ के हमें बच्चों को पढ़ाना है, जो अभी भी चल रहा है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है जो हम पहले कर रहे हैं उसको अगले में ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 1988 में इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ना शुरू किया। अब भैया यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस रियल लाइफ को हम भूल गए, आर्ट को भूल गए, उसको भी इसमें इंप्लीमेंट किया। 2000 में क्या है? इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, दैट इज मीन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग देख के जाएं। ठीक है, और बाद बाकी हम इसके बारे में भी बता देंगे आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। 2005 का ये मेन फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये आपका भैया इनके आप बताएंगे कि ये कहाँ से है, इनके चेयरमैन कौन थे, इनकी कमेटी में कितने सदस्य थे, ठीक है, हेड कौन था इनके सदस्य का। अब इसके लिए मैं यही बता सकता हूँ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक, और करके सीखने की तरफ इसने जोर दिया था, लोड लर्निंग से दूर करने का। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऐसे सभ्यता और प्रगत से उद्धरण था ये वाला एनसीएफ 2005। उसके बाद अगला आपका आता है 2009, हिडन एनसीएफ समझ लो इसको, कई जगह लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसमें जो बात की गई थी वो टीचर्स एजुकेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट अगला जो एनसीएफ है 2020 जो अभी रिसेंटली हमारा आया है, वो किसके है कि इम्प्लीमेंट करना है, प्रमोट करना है आईसीटी को अपनी क्लासेस में, क्योंकि आपकी क्लासेस में जाएंगे केवीएस में तो इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स होते हैं, उनको आपको चलाना आना चाहिए। उनमें आप कैसे करके मतलब इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी क्लास को कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू एंगेज योर क्लास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। बहुत से तरीके हैं, आप तैयार करें, आप अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सोचें। नेक्स्ट एफएलएन को भी उसमें ऐड किया गया है एनसीएम में, आप पढ़ेंगे किताब में। देखो एनसीईआरटी सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के स्टार्ट में भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक का हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। आगे देखते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको क्या करना है, ये आप डेमो में भी अपने करेंगे। CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनईपी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एनईपी से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनईपी के बाद एनसीएफ से आपके सवाल बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला आ जाता है दैट इज CBE, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अपने डेमो टीचिंग में भी आप ध्यान देंगे इस पे। भैया मैं देख रहा हूं अभी जितनी भी स्किल्स जो भी की जाती हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्किल्स होती हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ। कॉम्पिटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंस, कि आप क्या कर, ऐसा मतलब कॉम्पिटेंसी है क्या, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसमें? इन रियल लाइफ में। और कॉम्पिटेंसीज होती क्या है, अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसीज क्या है? LSRW, L फॉर आपको पता है लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग एंड W फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोथ होता है राइटिंग। कहने का मतलब बच्चों को इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इतना तो आ जाना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, इतना तो हमें आ जाना चाहिए। लैंग्वेज यदि आप बच्चों को क्लास फर्स्ट में आप पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तो बच्चे उसे क्या करें, लिसन करते हैं, सुनते हैं। फिर आप क्या करते हो, बच्चों से बुलवाते हो, जैसे आप पोइम को रिसाइट कराते हो ना, कि मैं बोलूं मेरे साथ बोलो, ठीक, वैसे ही ग्रेड बढ़ते जाते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, उन्हीं पोइम्स को छोटे छोटे शब्दों में मिला के बोलना भी शुरू करता है, रीड करना भी शुरू करता है, एंड आफ्टर दैट उन्हीं शब्दों को क्या करता है, लिखना भी शुरू कर देता है। अब आप जब डेमो टीचिंग करेंगे तो एक चीज़ याद रखना, आप साइड में अपनी कॉन्फिडेंसीज या फिर लिख लेंगे स्किल। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस की कॉन्फिडेंसीज क्या होती हैं? ईवीएस की होती हैं ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब आप कोई चीज़ पढ़ाएंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। अब बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ाता है तो उसको ऑब्जर्व करता है ना, कि आपने मतलब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है तो बच्चा वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, डिस्कवरिंग ऑफ फैक्ट, वाटर के बारे में फैक्ट्स को डिस्कवर करेगा कि पानी कहाँ से आता है। आपने कोई सीजन्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, समर कैसे आती है, समर में होता क्या है, ईवीएस का टॉपिक है, डिस्कवरी कर रहा है बच्चा फैक्ट कि गर्मी लगती है, सूरज बहुत तेज चमकता है। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में कोहरा आ जाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, क्या करेगा वो,
आइडेंटिफिकेशन करेगा। कहने का मतलब जैसे आप वाटर पढ़ा रहे हो, वाटर साइकिल में भाप उड़ जाती है तो आइडेंटिफाई कर रहा है, सर ये भाप बन के उड़ गया, ठीक है ना। पतझड़ मौसम आ रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, स्प्रिंग मौसम आ रहा है, कहने का मतलब वसंत की ऋतु आ रही है, समर आ रही है, तो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ये कॉम्पिटेंसीज किसकी हैं, आपकी ईवीएस की हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। आप अपने आंसर में आप जो भी कुछ भी बोलेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप अपनी टीचिंग को इनहेंस कैसे कर सकते हो या वो कैसे कर सकते हो, तो आप बताएंगे कि मैं टीएलओ को अचीव करूंगा विद द हेल्प ऑफ टीएलओ, मैं टीएलओ को अचीव करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सब्जेक्ट, competencies of subjects। पूछेंगे what do you mean by TLO, that is mean target learning outcomes, TLO target learning outcomes, and what is competencies, तब आप बताएंगे competencies के बारे में। that is mean अगर आप इन चीज़ों के आसपास चर्चा करेंगे तो आप बहुत कुछ बता रहे हैं, इस चीज़ को समझे। अगर आप इन चीज़ों के आसपास चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरव्यूअर को पता है कि हाँ भैया आपको ज्ञान है, आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, आप जानते हैं, पढ़ के जाते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको भैया अच्छे से देख के जाएं और ये आपको गेन कराएगा नंबर्स, कॉम्पिटेंसीज। लैंग्वेज की क्या है, मैथ्स की क्या है, ईवीएस की क्या है। लैंग्वेज दैट इज मीन हिंदी इंग्लिश, इतना ही आपकी पीआरटी में है, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ना चाह रहे। भैया यहाँ तक आपको समझ में आया, कमेंट में बताइए ज़रा भैया, कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको आया क्या नहीं आया, ठीक है, कमेंट में बताएं। चलो वेरी गुड, अच्छे से करते चलें। नेक्स्ट हम अब आगे बात करेंगे। देखिए मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रही हैं। अब क्या करें, जो ज्ञान है उस चीज़ को और अच्छा करें। और रही बात देखो बेटा करंट अफेयर्स की रिलेटेड, कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो करंट अफेयर से यही है कि आपके देखिए G20 जो समिट हुई है उस G20 समिट के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, पता होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर से क्वेश्चन उतना नहीं मैटर करता, करंट अफेयर से आएगा। मैंने खुद बात की है एक टीचर से, उन्होंने मुझे खुद बताया है करंट अफेयर से देखो आना या ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता है, सॉरी सर प्रेजेंटली आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस, आई एम सॉरी आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। बट आपसे अगर पूछा जाएगा कि लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसीज क्या है, ठीक है, एनईपी क्या है, एनसीएफ क्या है, यदि ये नहीं आती हो तो दैट मैटर, ये मैटर करती हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो आपको क्या फ़ायदा फिर ऐसे इंटरव्यू, फिर जाने का क्या फ़ायदा जब आपने यही नहीं पढ़ा, ठीक है। आप करंट अफेयर पे बिल्कुल नज़र रखे जाएं, बट इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है नहीं आती है, इंटरव्यूअर को भी पता है, ठीक है, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू आप IAS PCS का इंटरव्यू, UPSC का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं बेटा। आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इंटरव्यू KVS का है, और KVS में भी PRT का इंटरव्यू है, दैट इज़ मीन क्लास 1 to 5 आप पढ़ाएंगे, उन चीज़ों का इंटरव्यू है। तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपकी सारी बुक्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब सब कुछ हमें कुछ प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स हैं, इन प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार बच्चों, और पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, थैंक यू।